रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अखिलेश यादव के लिए करहल क्यों, जानिए किन 5 वजहों से सपा का मजबूत किला बन गई मैनपुरी की ये सीट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुफीद सीट पर 2002 के बाद से लगातार सपा का कब्जा है। 4 बार के वर्तमान विधायक सोबरन सिंह के प्रस्ताव पर सपा ने गुरुवार को यह फैसला लिया। सोबरन ने कहा कि अखिलेश बस नामांकन कर जाएं, उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। करहल को लेकर सपा के आत्मविश्वास की कई वजह हैं। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। करहल सीट समाजवादी पार्टी के गठन से उसका गढ़ रही। 3 दशक से पार्टी का सीट पर कब्जा है। अपवाद स्वरूप 2002 में चुनाव में सोबरन सिंह यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन कुछ माह बाद वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए। तब से लगातार यह सीट सपा के कब्जे में है। करहल सीट सपाई दबदबे के साथ जातीय समीकरण के लिहाज से भी बेहद मुफीद है, क्योंकि कुल मतदाताओं के लगभग 40% यादव हैं। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव लंबे समय से लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लिहाजा जाति व वर्ग का समर्थन उन्हें हासिल है। कोई भी मुद्दा या लहर भी इस सीट को प्रभावित नहीं कर सकता। सपा मुख्य का करीबी जुड़ाव भी करहल से है। यूपी चुनाव ओबीसी नेताओं के छोड़ने के बाद बीजेपी में और बड़ा, केशव मौर्य का कद नई रणनीति से मोर्चाबंदी में जुटे। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहित कुछ अन्य ओबीसी नेताओं की पार्टी छोड़ जाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भाजपा में कद और बढ़ गया। इन नेताओं की पार्टी छोड़ने के निर्णय के तुरंत बाद केशव मौर्य हर तरफ से उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार तीखे वार करने तक हर कहीं वे सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि केशव मौर्य का यूं अचानक हर जगह दिखना ओबीसी नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वे ज्यादा नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि ज्यादातर ओबीसी नेताओं ने भाजपा छोड़ते वक्त पार्टी में पिछड़ों और दलितों की अपेक्षा का आरोप लगाया। केशव मौर्य नेताओं के बयानों का जवाब देने सबसे आगे रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों को एक बार फिर से अपने साथ लाने का अभियान शुरू कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाकर पिछड़ों को जोड़ा था। जानकारों का कहना है कि कुछ ओबीसी नेताओं के जाने से कहीं पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों से पार्टी की दूरी न हो जाए, और इस सोच के तहत बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। इसी रणनीति के साथ केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया है। बताया जा रहा है उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस भूमिका में रखा गया था, उसी भूमिका में एक बार फिर से पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रखा जाएगा। कोशिश होगी कि इस वर्ग में एक बार फिर से वही विश्वास बने ताकि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। यूपी चुनाव महिलाओं के बाद युवाओं को लुभाने में जुटी कांग्रेस। राहुल व प्रियंका आज जारी करेंगे युवा घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों द्वारा तमाम लुभावने वादों का दौर जारी है। सभी दल अलग अलग तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जतन कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी युवाओं को साधने के लिए उनके लिए भी वादों का पिटारा खोलने जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी करेंगी। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों के पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश करेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी इनमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश करेंगी। बता दें, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कुछ महीने पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत करते हुए घोषणा पत्र की थी। साथ ही विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 41 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। क्या लौटेंगे कर्मचारियों के पुराने दिन? यूपी में ओल्ड पेंशन सच या सियासत, जाने पूरा गणित। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 2005 के पहले जैसी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, खेती, किसानी आदि मुद्दों के बीच प्रदेश में इस बार यह मुद्दा भी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़ रहे हैं। इन्हें सिर्फ 28 लाख मान लेना ठीक नहीं होगा। यह शिक्षित वर्ग है, समाज में राय कायम करता है। समाज में ना सही यदि परिवार में भी
इन्होंने एक राय बना ली तो सीधे 1 करोड़ से अधिक वोटर इससे प्रभावित दिखेंगे। ये कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2018 में पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई थी। आइए जानते हैं इस मामले पर अब तक क्या क्या हुआ और वाकई मुमकिन है यूपी में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों नेताओं की टीम बनाकर इस पर काम किया था। इस टीम का हिस्सा रहे एक कर्मचारी नेता ने बताया कि इस टीम ने पुरानी पेंशन दिए जाने का रास्ता निकाल लिया है। कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले 10 बार राज्य सरकार विभाग के अंशदान 14 के सही उपयोग से सरकार पुरानी पेंशन देने की स्थिति में आ सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव बगावत के बवंडर को थामने आज बरेली आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा के टिकट काटने के बाद भाजपा में उठा बगावत का बवंडर लखनऊ और दिल्ली तक जा पहुंचा। रूठे हुए अपनों को मनाने और बगावत को थामने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी बरेली पहुंचेंगे। इनवर्टस विश्वविद्यालय में भाजपा के मंडल के 4 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बगावत करने वाले नेताओं को समझाया जाएगा, उन्हें अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। भाजपा ने पिछले दिनों जिले के 7 विधानसभाओं के टिकट जारी किए थे। इसमें कैंट से भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और मौजूदा विधायक राजेंद्र अग्रवाल, बिथरी से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा, पप्पू भरतौल के टिकट काट दिए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान के निर्णय के विरोध में तमाम पोस्ट किए। विरोध के सुर उठ रहे थे कि मीरगंज विधायक डीसी वर्मा के टिकट के विरोध में भी लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। 3 दिन तक रोकने के बाद भाजपा हाईकमान ने मंगलवार को बहेड़ी से राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह और भोजीपुरा से विधायक बहोरन लाल मौर्य के टिकट फाइनल कर दिए। यूपी चुनाव 2022 पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने आज अंतिम मौका। अब तक कुल 388 दावेदार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। गुरुवार को 205 उम्मीदवारों ने विभिन्न जिले में नामांकन दाखिल किए हैं और अब तक कुल दावेदारों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है। हालांकि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही हर सीट पर दावेदारों की अधिकृत संख्या सामने आएगी। शुक्रवार से ही दूसरे चरण के 55 सीटों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए 14 जनवरी से नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। गुरुवार को आगरा जिले की इतमादपुर सीट के लिए 3, आगरा कैंटवा, आगरा दक्षिण में 1, आगरा उत्तर में 7, आगरा ग्रामीण में 4, फतेहपुर सीकरी में 7, खेरागढ़ में 5, फतेहाबाद में 2, बाहा में 8, अलीगढ़ जिले की खेर में 2, बरेली व अतरौली में 4, छर्रा में 2, कोल में 5 सीट के लिए नामांकन दाखिल हुए। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा पर कसा तंज, बोले अपने घोटालों का आंकड़ा भी बता दीजिए अखिलेश। समाजवादी पेंशन बहाल करने और कैशलेस इलाज की व्यवस्था जैसे सपा मुख्य अखिलेश यादव के वादों पर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में 5 वर्ष प्रदेश को लूटकर और घोटालों के बर्बाद करने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर उन योजनाओं को लाने का वादा कर रहे हैं जिनकी आड़ में उन्होंने भ्रष्टाचार को पोषण और संरक्षण देकर अपनी व अपने चहितों की तिजोरी भरी। जनता को बरगलाने निकले ही हैं तो जरा योजनाओं में हुई घोटालों की भारी भरकम धनराशि भी जनता को बता दीजिए। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान 2000 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाले को जनता अब तक भूली नहीं। सपा के नए कोरे वादों में भी जनता को भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जनता अब फिर घोटालेबाज पार्टी को मौका नहीं देने वाली। अखिलेश भले ही अपने किए घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन जनता को एक एक घोटाले के बारे में जानकारी है। 10.80 अरब रुपए से समाजवादी पेंशन घोटाले ने सपा की भ्रष्टाचार की संस्कृति को आगे बढ़ाया। तमाम योजनाओं में घोटाले का आरोप लगाते हुए बोले कि अखिलेश सरकार ने नई पेंशन स्कीम का 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किया। योगी सरकार अगर यह ना जमा करती तो आम जनता पेंशन योजनाओं से वंचित रह जाती। इस बार चुनाव मंडल का मंडल पर, लेकिन जीतेगी मंडल। चंद्रशेखर बोले यूपी में दलितों पिछड़ों को भाजपा ने खून के आंसू रुला, इन्हें दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में रोजाना राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हीरो पर्दा गिरने से पहले विलन और विलन हीरो बन जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में दलितों का हीरो बनने की फिराक में एक चेहरा यूपी की राजनीति में एंट्री कर रहा है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण 2 दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ तस्वीर के एक फ्रेम में खड़े थे। अचानक माहौल बदलता है। अखिलेश ने चंद्रशेखर से गठबंधन को ना कर दिया। वह समझ गए कि इस गठबंधन का कुछ हासिल नहीं, लेकिन गठबंधन न होने का बड़ा असर चंद्रशेखर पर पड़ा। परेशान चंद्रशेखर ने अखिलेश पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही आजाद समाज पार्टी ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव के 46 दिन पहले 62,000 युवाओं से खेल। सीएम योगी ने जो फ्री के टैब स्मार्टफोन बांटे, खुलते ही वार्निंग मिलती है। 25 दिसंबर 2021 दिन शनिवार योगी आदित्यनाथ ने 2 अटपटे फैसले एक साथ किए। पहला, नाइट कर्फ्यू लगा दो। दूसरा, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 1 लाख बच्चे बुला लो। बाबा का आदेश था तो दोनों का पालन हुआ। बच्चे आए, माँ बाप भी। फ्री टैबलेट मिल रहा है, कौन छोड़ने वाला था। लेकिन अब बच्चे और माँ बाप दोनों कह रहे हैं कि इस टैब से खतरा है। आइए पूरी कहानी में उतरते हैं। क्या जो फोन और टैब बांटे थे उससे कोई और भी चला रहा है? 28 दिसंबर 2021 अभी टैब दिए 3 दिन ही हुए थे। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो के साथ एक ट्वीट आया। जिन बच्चों को योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल फोन और टैब दिए हैं उसमें एक वार्निंग आती है, ये डिवाइस प्राइवेट नहीं है, यानी इस डिवाइस को आपके अलावा कोई और भी चला सकता है। हमने इसकी पड़ताल की। हमने कुल 12 बच्चों से बात की। सबका कहना था कि हमारा नाम मत छापिएगा, फोन या टैब तो ठीक चल रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं। हालांकि कई बार उसे ओपन करने पर वार्निंग आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है अब की बार कौन सी सरकार उभर कर आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। यह ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटों की। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। 144 से 192 विधानसभा सीटें बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 203 से 211 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में आ रही हैं 19 से 27 विधानसभा सीटें। चलते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 12 से 20 विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 5 से 13 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर आ सकती है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।